हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट जो है आपका बढ़ रहा है। तो आज जो आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जानने आए हैं इस वीडियो के जरिए, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल और भी वेव नंबर और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप समझने वाले हैं, आइसोपास, आइसोटोप क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। ठीक है, तो वो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मैं बार बार कह रही हूँ आपको, पार्ट्स में ये सीरीज होने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि हाँ, आप यहाँ से इस तरह की वीडियोस मेरी देख रहे हैं और आपको एक कंटिन्यूटी मिलेगी। कंटिन्यूटी में आप वो चीजें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये। जो बच्चे एनसीईआरटी सिलेबस कवर करना चाहते हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही जो नीट और जेई की कॉन्सेप्ट्स के एग्जाम में बैठने चाहते हैं, बैठने के लिए सोच रहे हैं और उनको कॉन्सेप्ट समझना है बेसिक, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, जल्दी से शुरू करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक? ये हमारा है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। क्या है ड्रॉबैक्स रदरफोर्ड मॉडल के? पहला है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। अगर आपने रदरफोर्ड मॉडल नहीं देखा है, नहीं समझा है कि क्या होता है, तो आप मेरा पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई बटन पे भी आप प्रेस करके देख सकते हैं। सेकेंड इसका है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड देयर एनर्जीज वाजंट एक्सप्लेन्ड। तो ये दो मेजर जो है प्रॉब्लम्स थी रदरफोर्ड मॉडल में। ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, और दूसरा चीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड देयर एनर्जीज को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब हाउ, ये कैसे हुआ, ये इन्होंने कैसे अपना जो है, ये कैसे हमें पता लगा कि ये दोनों चीजें नहीं हुई हैं, ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ। हालांकि रदरफोर्ड जो है वो न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने बताया, ऑर्बिट्स के बारे में बताया, बट इन दो चीजों के बारे में वो नहीं बता पाए। तो यहाँ when classical mechanics is applied to the solar system, it shows that the planets describe well-defined orbits around the sun. ये important point है, well-defined orbits around the sun. तो सोलर सिस्टम से जब कंपेयर किया गया, क्लासिकल मैकेनिक्स जब हमने सोलर सिस्टम पे अप्लाई किया, तो प्लैनेट्स हमने देखा कि प्लैनेट्स जो है एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट में चलते हैं, उनके पास एक रास्ता है, एक सही एक प्री डिटरमाइंड रास्ता है जिसको वो फॉलो करते हुए चलते हैं। ऐसा नहीं है प्लैनेट आज एक जगह आपको पाया जाएगा और अगले दिन दूसरी जगह पाया जाएगा, नहीं, वो वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में ही चलेगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट्स क्या रहता है, वो एक्सप्रेशन आता है G m1m2/r², जहाँ पे कि कैपिटल जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ रहे होंगे। m1 m2 मासेस है, आर जो है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ द मासेस है, यानी जो मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर से रिप्रेजेंट होता है। नाउ theory can also calculate precisely the planetary orbits, and these are in agreement with the experimental measurements। यानी planetary orbits को हमने मेजर कर लिया आराम से, और सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स उन चीजों को उस चीज के लिए यस बोल रहे हैं कि हाँ, उसको कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ, ऐसा प्लानिटरी ऑर्बिट्स है जहाँ पे कि हमें प्लैनेट्स घूमते हुए मिलते हैं, घूमते हुए दिखाई देते हैं। अब आती है मुद्दे की बात, हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो रदरफोर्ड मॉडल में हम कमियां निकाल रहे हैं, उस कमी के बारे में हम बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द सिमिलैरिटी बिटवीन द सोलर सिस्टम एंड द न्यूक्लियर मॉडल सजेस्ट कि इलेक्ट्रॉन्स should move around the nucleus in well defined orbits। ठीक है, अब प्लैनेट से कंपेयर किया है, प्लैनेट्स को बोल रहे हैं वेल डिफाइंड ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन्स का भी वेल डिफाइंड ऑर्बिट होना चाहिए, राइट। फर्दर, द कूलम्ब फोर्स kq1 q2 upon r square, where q1 and q2 are the charges, r is the distance of separation of the charges, and k is the proportionality constant।
ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, जैसे Gm1m2/r² था, वैसे ही K Q1 Q2/r²। Q1 Q2 यहाँ चार्जेस हो गए, चार्जेस का मतलब कुछ नहीं है, चार्जेस का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, R हो गया उनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द चार्जेस। तो चार्जेस का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, and K is the proportionality constant between electron and the nucleus is mathematically similar to the gravitational force। तो ये mathematically similar आ गया यहाँ पर। अब देखिए आगे एक फैक्ट चेक है, क्विक फैक्ट चेक है। यहाँ पे क्या है, जब ये बोल रहा है कि जब एक बॉडी घूमती है ऑर्बिट में, ठीक है, ऐसे ऐसे ऑर्बिट में घूम रही है, चाहे भले ही वो एक कांस्टेंट स्पीड पे घूमे, पर वो एक्सीलरेट जरूर करती है। So when a body is moving in an orbit, it undergoes acceleration even if it is moving with a constant speed in an orbit because of change in direction। तो डायरेक्शन उसी कंटिन्यूसली, ये देखिए यहाँ पे चेंज हो रही है ना, राउंड राउंड जब घूमेगा तो डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो जब डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो ऐसे सिनेरियो में, ऐसे केस में क्या बोला जाता है कि कोई भी पार्टिकल है, अगर इलेक्ट्रॉन है या जो भी कोई पार्टिकल को आप इस तरह से घुमाएंगे तो वो एक्सीलरेट जरूर करेगा, इट अंडरगोज एक्सीलरेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या हुई, ये तो फैक्ट चेक है, ये तो सबको पता है, ये पहले से ही पता था, ठीक है, ये एक बड़ा फैक्ट चेक है, ये पहले से सबको पता है। अब ऑब्जर्व ऑब्जर्व क्या किया साइंटिस्ट ने, सो एन इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियर मॉडल डिस्क्राइबिंग प्लैनेट लाइक ऑर्बिट इज अंडर एक्सीलरेशन, राइट। हमने ये मान लिया कि वो एक्सीलरेट कर रहा है क्योंकि वो घूम रहा है। Now, according to the electromagnetic theory of Maxwell, charged particles, when accelerated, should emit electromagnetic radiation। अब planets charged नहीं है, planets are uncharged, ठीक है, तो वो तो electromagnetic radiation नहीं छोड़ते, नहीं emit करते, पर electrons जो है क्योंकि वो charged हैं, तो वो electrons क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ मैक्सवेल के हिसाब से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करेंगे, they will emit electromagnetic radiation, right। So therefore in an electron in an orbit will emit radiation and the energy carried by radiation comes from electronic motion, this the orbit will thus continue to shrink। अब देखिए कितना एनर्जी कोई क्रिएट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी है, जो भी है वो एक्सेलरेट कर रहा है, वो अगर एमिट करेगा, एनर्जी को एमिट कर रहा है, वो रेडिएशन एमिट करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, वो उसकी एनर्जी है, जो भी वो रेडिएशन दे रहा है वो उसकी एनर्जी है। तो वो एनर्जी अगर एमिट कर रहा है यानी लूज कर रहा है, तो एक ना एक दिन तो जो ऑर्बिट है वो श्रिंक करेगा, राइट, द ऑर्बिट विल thus कंटिन्यू टू श्रिंक। और अगर ऐसा है तो एज पर द डिटेल्ड कैलकुलेशंस इट शुड टेक इलेक्ट्रॉन ओनली 10⁻⁸ सेकेंड्स, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता 10⁻⁸ सेकेंड। एक सेकेंड ही हमारे लिए बहुत छोटा वक्त होता है। तो अगर हम देखेंगे 10⁻⁸ सेकेंड है, तो वो देखेंगे कि कितना छोटा समय होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन ओनली तो इतना समय लेगा टू स्पाइरल बैक इनटू द न्यूक्लियस एंड द ऑर्बिट्स गेटिंग वैनिश्ड, ऑर्बिट्स वैनिश ही हो जाएंगे, ठीक है। बट दिस डज नॉट हैपन, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है, नहीं होता है। इसीलिए तो ये सब कॉन्ट्रडिक्शंस पाए गए उसमें, इसलिए हमने कंक्लूड किया hence stability of atom is not explained by Rutherford atomic model। Rutherford atomic model जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो ये नहीं बता पाए कि किस तरह से ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं और कैसे चलने के बाद वो अगर एनर्जी लूज कर रहे हैं तो वो श्रिंक करेगा, और श्रिंक वो क्योंकि नहीं करता तो स्टेबिलिटी के बारे में कोई कंक्लूजन वो नहीं दे पाए। नेक्स्ट देख लेते हैं। If the motion of an electron is described on the basis of the classical mechanics and electromagnetic theory, we may say that since the motion of electrons in orbit is leading to the instability of the atom, then why not consider them as stationary around the nucleus। अब देखो हमने बोला कि ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि एक्सेलरेट कर रहे हैं और ये सॉरी
एक्सेलरेट कर रहे हैं और श्रिंक कर रहे हैं। इरेज नहीं हो रहा, ये देखिए यहाँ एक्सेलरेट इस तरह से ऐसे 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 गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, एक प्री डिफाइंड ऑर्बिट्स में अगर घूम रहा है तो यही कह रहा है कि अगर इसको हमें मूविंग बोलने से कंक्लूजन नहीं मिल रहा है तो हम इसको स्टेशनरी ना बोल दें, हम इसे ऐसे कंसिडर ना कर लें कि ये स्टेशनरी है। नो, इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी, तो electrostatic attraction between the dense nucleus and the electrons would pull the electrons towards the nucleus to form a miniature version of Thomson model of atom, right? ना ये मूवमेंट के बारे में बोल सके कि मूवमेंट हो रही है तो कैसे हो रही है, एक बार हम दोबारा देखते हैं इस चीज को। ये देखिए, electron in the nuclear model describing planet-like orbits is under acceleration. According to the electromagnetic theory of Maxwell, charged particles, when accelerated, should emit electromagnetic radiation. For planets, this feature does not exist for planets since they are uncharged. Therefore, an electron in an orbit will emit radiation. The energy carried by radiation comes from electronic motion. The orbit will thus continue to shrink. ठीक है, ऑर्बिट कंटिन्यू करेगा श्रिंक करने के लिए, बट ऐसा होता नहीं है, तो स्टेबिलिटी नहीं हुई। अब ठीक है, अब मूवमेंट वाली बात थी, अब ये कह रहा है कि ये यहाँ पर इसको स्टेशनरी मान लो, ठीक है, अगर हम इसको स्टेशनरी मान लेते हैं तब क्या प्रॉब्लम आती है, तब प्रॉब्लम ये आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होगी, प्रोटॉन्स हैं, रुदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस में एक जगह पर प्रोटॉन्स बैठे हुए हैं बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, है ना, तो न्यूक्लियस के बारे में जो उन्होंने बताया तो वो ये बोलेंगे, ये देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द डेंस न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स would pull the electrons toward the nucleus to form a miniature version. वो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बन जाएगा, रुदरफोर्ड मॉडल फेल हो जाएगा, रुदरफोर्ड मॉडल का थियरी काम ही नहीं आएगी। So hence it says nothing about distribution of the electrons around the nucleus and the energies of these electrons. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स समझ ही नहीं आया उनको, उन्होंने बताया नहीं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा अराउंड द न्यूक्लियस और इनकी एनर्जीज किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। तो एक तरह से इन्होंने प्लैनेट ये यूनिवर्स के साथ कंपैरिजन करके और क्लासिकल मैकेनिक्स की थियरी लगा के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की थियरी लगा के ये सब चीजों को समझने की कोशिश की, पर ये दो चीज नहीं समझा पाए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, एटॉमिक नंबर जो कि Z से यहाँ रिप्रेजेंट हुआ है, ठीक है, Z से रिप्रेजेंट है, Z Z, ठीक है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, न्यूट्रल शब्द इंपॉर्टेंट है, वैसे आप लूजली हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन का नंबर होता है या फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, हम लूजली ऐसे बोल देते हैं, बट होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स अगर अगर कोई न्यूट्रल एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान नहीं किया है, ना उसने कुछ एक्सेप्ट किया हुआ है ना उसने कुछ दिया हुआ है, वो रिएक्टिव कंडीशन में नहीं है, ठीक है, वो न्यूट्रल एटम है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम है वो इक्वल है किसके, उसे क्या कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है एटॉमिक नंबर, ठीक है, याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The presence of, अब देखिए आगे, the presence of positive charge on the nucleus is due to the protons in the nucleus, right? The charge on the proton is equal but opposite to that of electron, okay? In order to keep the electrical neutrality, the number of electrons in an atom
is equal to the number of protons or atomic number Z. ये मैंने यहाँ पे चीजें लिखी हुई इसीलिए हैं ताकि आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकें। वीडियो जब आप बार बार देखेंगे तो आपको ये चीजें लर्न हो जाएंगी, और जब ये लर्न हो जाएंगी तो आप इजीली इसको अपने एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था, मैं रिपीट कर रही हूँ। इन ऑर्डर टू कीप द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर Z। ये सब हम प्रोटॉन के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स रिएक्ट नहीं करते हैं रिएक्शंस में, प्रोटॉन्स टेक पार्ट नहीं करते हैं, वो न्यूक्लियस में ही रहते हैं, तो इसीलिए उनका नंबर सेफ है, उन्हीं उन्हीं को बेस मानना सेफ है, राइट। इलेक्ट्रॉन का तो नंबर चेंज होता रहेगा अगर न्यूट्रल एटम नहीं है तो ऐसे में एटॉमिक नंबर क्या बार बार चेंज होता रहेगा, एटॉमिक नंबर हम किसको मानेंगे, है ना। तो प्रोटॉन्स जो है, प्रोटॉन्स का नंबर जो है उसे हम एटॉमिक नंबर मानते हैं। अब देखिए न्यूक्लियस से रिलेटेड ही, न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो खाली होते नहीं है, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो न्यूट्रॉन्स के लिए क्या है। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मास नंबर। द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और टुगेदर इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, मास नंबर इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज टर्म्ड एज मास नंबर, और A ऑफ द एटम, इसको हमने A लिख दिया। अब हमने एक, चलिए इसको आगे बताती हूँ, मास नंबर A ऑफ द एटम, राइट। देखिए मास नंबर A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है, प्रोटॉन्स का तो आपने एटॉमिक नंबर तो देख ही लिया, Z से डिनोट होता है, और मास नंबर को कैपिटल A से डिनोट होता है। चलिए नाउ, अच्छा इसमें ही बताती हूँ। अब देखिए कैसे लिखेंगे आप, एक X एलिमेंट हो गया, अब इसके ऊपर यहाँ आएगा आपका A, ठीक है, यहाँ आएगा Z। तो जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे, ठीक है, जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे और आप इस तरह से लिखा हुआ पाएंगे वहां पर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि आपके पास सिंपल क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो है, ये X जो है ये एलिमेंट है, ठीक है, A जो है इसका मास नंबर है, और Z जो है इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो मास नंबर जनरली हम बहुत ज्यादा यूज में आता है, बट एटॉमिक नंबर उससे भी ज्यादा यूज में आता है। ठीक है, तो Z जो आप देखोगे, एक्स जेड, यहाँ पे जैसे X है और ये Z ऐसे लिखा हुआ है, जैसे कार्बन होता है, कार्बन का 6 आपने लिखा, अभी आगे मैं बता रही हूँ आइसोटोप्स और आइसोबार्स में। तो ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो लिखा हुआ पाएंगे, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें इतने हैं, और अभी किस तरह से बॉन्ड बनाएगा, आगे हम शेल्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, एस शेल, पी शेल, आगे किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा निखर के आएगा, और ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग वे में समझने का मौका मिलेगा। तो अभी इसको यही इतना तक समझना आपके लिए काफी होगा। चलते हैं आगे आइसोबार्स और आइसोटोप्स की तरफ। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स, ये मैं यहाँ एक चीज लिख दूं, 6 और ये 7। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स वो होते हैं जिसमें कि सेम मास नंबर होता है, वो आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, राइट। बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे ये एग्जांपल दे देने से, C614 और N714, ये एग्जांपल दे देने से यहाँ क्लियर है कि इसका मास नंबर जो है वो तो सेम है, क्या है, 14, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का 7 है। तो इनको हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स हमेशा एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, एक ही एलिमेंट होता है, ये चीज भी आप याद रख सकते हैं। इसको याद रखने के लिए आइसोबार्स जो होते हैं वो एलिमेंट बदल जाता है,
ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बदल जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, एलिमेंट बदल गया। ठीक है, मास नंबर भले ही सेम हो सकता है 6 7 का कॉम्बिनेशन हो, मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना 6 + 6 is 12 और 7 + 5 is 12, बट बोथ आर डिफरेंट, राइट? तो 6 और 6 का अलग एक एलिमेंट बनेगा, 7 और 5 का अलग एक एलिमेंट बनेगा। तो आइसोबार्स में इस तरह से होता है। आइसोटोप्स में कैसे होता है? एटम्स विद identical atomic number but different atomic mass number are called isotopes. अब देख लेते हैं कार्बन का। हाँ, देखिए C612 है ना, और क्या होता है C613 और C614 जी, ठीक है जी। तो ये आपके हो गए कार्बन के आइसोटोप्स, कार्बन के आइसोटोप्स हो गए। यहाँ पे हम देख रहे हैं एटॉमिक नंबर तो हमारा सेम है, आइडेंटिकल है 666, बट एटॉमिक मास नंबर जो है वो अलग हो गया, 12 हो गया या 13 हो गया या 14 हो गया। तो इसमें किसका फर्क होगा? न्यूट्रॉन्स का फर्क होगा। इसमें 6 न्यूट्रॉन्स हैं C612 में, इसमें 7 हो जाएंगे और इसमें 8 हो जाएंगे। ठीक है, नाउ डिफरेंस बिटवीन द आइसोटोप्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो मैंने बताया अभी वही है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइसोटोप्स में क्यों जो है ये होता है, डिफरेंस होता है। ये आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है नीट एग्जाम में, जेईई में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट ऐसा ना पूछा जाए तो, पर ये इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है प्रोटियम। जो हाइड्रोजन का 1 1 वाला एलिमेंट है वो है प्रोटियम। जो 2 1 वाला है, ये नाम ही इसका इसलिए ऐसा रखा है, ये 2 1 है ड्यूटेरियम। ठीक है, और ट्राइटियम मतलब 3, तो ये टी जो है ये 3 1 है। ये क्या है सारे? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये क्या है? ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। नेक्स्ट आता है आपका कार्बन एंड क्लोरीन का। अब कार्बन एंड क्लोरीन आइसोटोप्स में कैसे होगा, कोई बता सकता है? आपकी बुक में भी मेंशन है ये, कई हर बुक में मेंशन होता है, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे एनसीईआरटी है चाहे और बुक्स हैं। एक काफी कॉमन एग्जांपल है, मैं इसको लिख के बताती हूँ यहाँ। कार्बन का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, क्लोरीन का बता देती हूँ। क्लोरीन का आएगा आपका 35 और 17, 35, ठीक है, 35 और 17। इसे समझाने के लिए है, ये कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इनका पता हो तो अच्छा रहता है। ये हो गया 37 और 17, राइट? यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर फिर से सेम है, ये 17 17 एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर बदल गया। ठीक है, बस यही इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है, इसको याद में रखना है। ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल पकड़ के आप लर्न कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब एक नोट है छोटा सा, chemical properties of atoms are controlled by the number of electrons which are determined by the number of protons in the nucleus. अब देखिए जो भी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, अभी मैंने बताया कि प्रोटॉन्स तो पार्टिसिपेट करते नहीं है, पर हम कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल ही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो कि केमिकल प्रॉपर्टी या उसके रिएक्टिव नेचर को प्रेजेंट करता है। एक बार मैं दोबारा पढ़ूंगी तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा।
chemical properties of atoms are controlled by the number of electrons. ठीक है, एग्री करेंगे इस पे, which are determined by the number of protons in the nucleus. अभी हमने पढ़ा atomic number में, right? So number of neutrons present in the nucleus have very little effect on the chemical properties of an element. इसीलिए क्या होता है, जो पॉपुलर एलिमेंट होता है उसी का हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर कंसीडर करके सब कैलकुलेशंस वो सब करते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन्स अगर फर्क है, न्यूट्रॉन्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट को नहीं बताता है ज्यादा, ठीक है, उसका लिटिल इफेक्ट होता है, बहुत ही वेरी लिटिल इफेक्ट होता है। तो हमें जो कंसर्न है हमारा वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से ही है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन से ही है, पर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से डिटरमाइन होता है, कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, जो अभी हमने पढ़ा था। तो उसकी वजह से हमें ये दोनों चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं। तो देयरफॉर ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल बिहेवियर। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेसिकली, ठीक है, कि आइसोटोप्स जो है वो सेम केमिकल बिहेवियर शो करते हैं। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आई होप अभी तक सबको सब कुछ क्लियर होगा, कुछ नहीं है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है ही, कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स, फीडबैक जो भी है, आपका रिएक्शन लिख के भेजिए, ठीक है, वो एड्रेस की जाएगी, वो कंसर्न आपकी जो क्वेरी है उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम। अब ये क्या हुआ, आपने कमियां पढ़ ली कि भाई थॉमसन एटम भी नहीं बता पा रहा है ठीक से, रुदरफोर्ड मॉडल भी ये तो कुछ चीजें नहीं बता पा रहा है ठीक से, तो अब बोहर मॉडल ऑफ एटम आया। नाउ टू डेवलपमेंट प्लेड अ मेजर रोल। यहाँ पे दो डेवलपमेंट कुछ ऐसी हुई जिन्होंने की मेजर रोल फॉर्मुलेट किया, सॉरी मेजर रोल प्ले किया बोहर एटम को लाने में। पहला है ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली सारी वेव्स होती है, इसमें बहुत सारी वेव्स आती हैं, ठीक है, माइक्रोवेव, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, ये एक स्पेक्ट्रम होता है, आगे अभी हम आगे पढ़ेंगे, पूरा स्पेक्ट्रम है। तो वेव्स, लाइट, विजिबल लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, ठीक है। अभी हम आगे और डिटेल में इसमें पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा ईएमआर क्या होता है। नाउ ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ ईएमआर व्हिच मींस दैट रेडिएशंस possess both wave like and particle like nature। ये एक चीज निकल के आई सामने, ये समझ में आया कि रेडिएशन में वो पार्टिकल भी बिहेव कर रही है और वो कंटिन्यूस नेचर, दैट इज वेव नेचर भी डिपिक्ट कर रही है। वेव नेचर मतलब कंटिन्यूस नेचर, ये नोट कर लो। वेव लाइक नेचर मीन्स कंटिन्यूस नेचर, पार्टिकल लाइक नेचर मीन्स डिसकंटिन्यूस नेचर, ठीक है। एंड सेकंड आया आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। चलिए नेक्स्ट आ रहा है आपका वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब वेव नेचर मतलब कंटिन्यूस वाला नेचर। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसमें क्या क्या चीजें बताई गई, समझाई गई, समझी गई, क्या फेल हुआ, वो सब हम देख लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है ये, सारे टॉपिक्स की अपनी अलग अलग एक इम्पोर्टेंस है, एक जरूरत है, ठीक है। ये एक आपको अभी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा खुद ही। अब देखिए वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। The theory of electromagnetic waves and the emission of such waves by accelerating charged particles was developed in the early 1870s by James Clerk Maxwell। तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो थे उन्होंने 1870 के आसपास, ठीक है, उन्होंने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी दी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी दी। उन्होंने बताया जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो हमने अभी पहले भी देखा, ठीक है, मैक्सवेल की थियरी का जिक्र आया था उसमें, रुदरफोर्ड मॉडल को जिसने फेल किया था, तो उन्होंने यही बताया था ना, द एमिशन ऑफ सच वेव्स बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल्स वाज डेवलप्ड बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। नाउ उन्होंने किया क्या, ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल ही एक्सप्लेन्ड अबाउट द इंटरैक्शन between the charged bodies and the behavior of electrical and magnetic fields। तो जो भी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है, जो हमारे नेकेड आई को नहीं मालूम है,
माइक्रोस्कोप से, ठीक है, जो हम को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ही एक्सप्लेन्ड अबाउट द इंटरेक्शन, जो भी चार्ज बॉडीज का, चार्ज बॉडीज जो है उनका जो इंटरेक्शन हुआ और वो उन्होंने एमिट किया रेडिएशंस को, और उन रेडिएशंस का क्या बिहेवियर था। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स ये परपेंडिकुलर रहती हैं, इनका क्या बिहेवियर था। He suggested that when electrically charged particle moves under acceleration, alternating electrical and magnetic fields are produced and transmitted. Very important. He suggested, मैं इसको ऐसे मार्क कर रही हूँ, उन्होंने बोला कि जब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो एक्सिलरेट करते हैं। कोई भी पार्टिकल चार्ज कर दिया आपने इलेक्ट्रिकली, ठीक है, इलेक्ट्रिकली मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसका आदान प्रदान हो गया, इलेक्ट्रिकली वो चार्ज हो गया और वो एक्सिलरेट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसमें ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे और वो ट्रांसमिट होंगे, राइट। Now these fields are transmitted in the forms of waves called electromagnetic waves or electromagnetic radiation. देखा, ये चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करता है, ठीक है, मूव नहीं हम बोल रहे हैं, खाली एक्सिलरेशन तक पहुंच गया है वो, तो वो एक ऑल्टरनेटिंग, एक इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि वहां ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड आ जाते हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है और ट्रांसमिट करता है। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब चीजें क्लियरली आराम से समझ में आएंगी। जल्दबाजी में समझाना, टॉपिक को सिर्फ कवर करने के लिए कवर करना मेरा एजेंडा नहीं है। मैं चाहती हूँ आपको इस वीडियो के बाद सब कुछ क्लियरली समझ में आए। और हमेशा ऐसे होता है कि बुक भी हम पढ़ते हैं या कुछ भी, तो एक बार में हमें चीजें कम समझ में आती हैं, जैसे जैसे हम उसको दोबारा पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, तो हमें बेटर बेटर क्लैरिटी मिलती जाती है। तो वही चीज इस वीडियो के साथ भी है, ठीक है। अगर कुछ चीज नहीं समझ आ रही तो पॉज कीजिए, लिखिए, नोट डाउन कीजिए, रिवाइंड कीजिए। अगर स्पीड ज्यादा लग रही है तो स्लो कीजिए, यूट्यूब का फीचर यूज कीजिए, ठीक है। वीडियो को दोबारा देखिए, कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में डाउट्स लिखिए, फीडबैक लिखिए, ठीक है। फील फ्री टू लर्न केमिस्ट्री, राइट, इट इज, सब्सक्रिप्शन इज फ्री। आपके, आप सब्सक्राइब करोगे वो फ्री है, कहीं कोई डाउट्स के लिए पूछोगे, सब चीजें आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी है उसको, कोई पैसे पे नहीं करने हैं, ठीक है। यू आर लर्निंग फॉर फ्री बट योर टाइम इज नॉट फ्री, ये याद रखना, ठीक है। आपका टाइम प्रेशियस है, राइट, तो आपके टाइम के हिसाब से आपको चलना है। चलिए, मैक्सवेल ने क्या बोला, इतना समझ में आ गया सबको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझ में आ गए सबको क्या होते हैं। Maxwell was again the first to reveal that light waves are associated with oscillating electric and magnetic character, right? Again, an important point. Earlier, there were speculations regarding the true nature of light. In the 19th century, wave nature of light was established. 19th century से पहले speculations होते थे कि पता नहीं, हाँ शायद wave nature है, क्या nature है, क्या नहीं है, वो समझ नहीं आता था। 19th century में wave nature of light establish हुआ, ठीक है। और मैक्सवेल को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने रिवील किया ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर, उन्होंने इसका रिवील किया लाइट वेव्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, ये परपेंडिकुलर, ये जो फिगर है ये मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है ब्लू कलर में, और जो रेड कलर में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा जेड एक्सिस, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, ये डायरेक्शन है, तो इसके परपेंडिकुलर ये दोनों चल रही है। प्रोपगेट क्या करेगा, पार्टिकल ही प्रोपगेट करेगा, ठीक है। एक्सीलरेट, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रही है, एक्सीलरेशन एक सिंगल डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, राइट। तो यहाँ पे अगर एक्सीलरेशन हो रही है, ये बहुत ही माइन्यूट लेवल पे होती है, ठीक है। ये साइंटिस्ट जब हम समझ लेते हैं चीजों को, तो वो इस तरह के डायग्राम्स बना करके हमको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, सो दैट हमें समझ में आए। अदरवाइज तो ये चीजें, इनको इमेजिन आप कीजिए थोड़ा सा, प्रोपगेट करेगा जब एक्स एक्सिस पे कोई एटम, तो किस तरह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ये वाई एक्सिस से आ रही है, ये जेड एक्सिस से आ रही है, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है।
तो द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है यहाँ पे. द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक components of an electromagnetic wave. These components have same wavelength, frequency, speed and amplitude. Wavelength, frequency, speed and amplitude same है, but they vibrate in two mutually perpendicular planes. Right? ये सब कुछ same है. Wavelength बोले तो lambda, frequency बोले तो nu, mu और nu में फर्क होता है, ठीक है. Frequency का होता है ये जो अभी मैंने बनाया nu. Speed, स्पीड को c से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकंड. एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को आई गेस a से करते हैं, अभी मेरे को श्योरिटी नहीं है, आई विल टेल यू. ठीक है, एम्पलीट्यूड का मतलब उसका कितना ऊंचाई तक वो जा रहा है. ठीक है जी. अच्छा, although electromagnetic wave motion is complex in nature, we will consider here only a few simple properties. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझ लेना, आप ये मत समझिए कि 2 लाइन पढ़ लेने से आपने समझ लिया उसको, उसका कॉम्प्लेक्स होता है नेचर बहुत ज्यादा. ठीक है, पूरा फिजिक्स इस पे बेस्ड है. राइट, फिजिक्स की बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थियरीज हैं, केमिस्ट्री में थियरीज हैं जो इसको एक्सप्लेन करती हैं, बट अभी हम क्लास 11 में हैं तो हम सिंपल कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अभी. ठीक है, तो पहला क्या है, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय oscillating charged particles are perpendicular to each other and both are perpendicular to the direction of propagation of the wave. जो मैंने बताया अभी वही, आपस में दोनों परपेंडिकुलर होती हैं और जहां पे की वेव प्रोपगेट कर रही है, ये जैसे x डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है तो इसके भी परपेंडिकुलर होंगी ये. ठीक है. सेकेंड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं. पढ़िए ये सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, अनलाइक साउंड वेव्स और वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर medium and can move in vacuum. It can move in vacuum also. ठीक है. Next, third, it is now well established that there are many types of electromagnetic radiations which differ from one another in wavelength or frequency. These constitute what is called electromagnetic spectrum, जिसके बारे में हमने बात की थी, जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है पूरा. आप देखेंगे यहाँ, आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, देखिए जरा फिगर ई में, ये गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, रडार, एफएम, टीवी, शॉर्टवेव, एएम. राइट, तो ये सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे थोड़ी सी नजर मारते हैं, ये क्या होता है, कैसे होता है इसका. ये देखिए यहाँ लिखा है वेवलेंथ, वेवलेंथ की सारी ये वेवलेंथ है. अब वेवलेंथ एक इक्वेशन होती है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. ठीक है, लैम्डा, यहाँ ये जो है ये क्या है, ये लैम्डा है. ठीक है, वेवलेंथ का मतलब है लैम्डा, को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट मीटर्स होती है. तो ये जितना बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी उतनी घटेगी और एनर्जी रेज की उतनी ही बढ़ेगी. तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, गामा रेज की वेवलेंथ बहुत छोटी है, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका न्यू बहुत हाई है. ठीक है, और इसकी एनर्जी इसीलिए बहुत हाई है. जितनी छोटी वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ जितनी छोटी है उतनी ज्यादा आएगी ना एक जगह पर, उसकी लेंथ कम हो जाएगी. अब एक ऐसी वेव है, देखिए कितनी बड़ी, हाँ एक ऐसी वेव है, और एक मैं इधर नीचे बनाती हूँ, एक ऐसी वेव है. तो आप अगर इसको इतने पार्ट में लेंगे, अगर ये आपने पार्ट लिया, ये एक वेवलेंथ है, ये एक वेवलेंथ काउंट होगी, और यहाँ ये एक वेवलेंथ काउंट होगी. ठीक है, तो ये लंबी है, ये एक जगह पे अगर हम तो देखेंगे तो एक जगह पे 1 सेकंड में अगर हम सपोज टाइम रखें फॉर एग्जांपल, 1 सेकंड में कितनी ट्रैवल करेगी, तो ये 1 या आधी ट्रैवल कर पाएगी, और ये जो है ये 5-7 ट्रैवल कर जाएंगी. तो वही है कि
इस इक्वेशन के हिसाब से C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा के हिसाब से वेवलेंथ जितनी ज्यादा है, वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही फ्रीक्वेंसी कम होगी, और वेवलेंथ जितनी कम होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। ये इक्वेशन कौन सी से समझ में आता है हमें, आगे हम पढ़ने वाले हैं प्लैंक्स क्वांटम थियरी में। E इज इक्वल टू h न्यू, h इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो इसे अगर हम हटाएं तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब आप कह रहे हो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो गामा रेज की हम ये भी देख रहे हैं कि एनर्जी सबसे ज्यादा है, ठीक है। गामा रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा है और एएम की एनर्जी सबसे कम है। तो जो एफएम आप सुनते हैं, एएम जो सुनते हैं, वो ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता, तभी हम सुन पाते हैं। अगर वो, अब हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज तो बहुत नुकसानदायक है, स्किन कैंसर कर देती हैं, ठीक है। पर एफएम हम सारा दिन सुनते रहते हैं, ऐसा तो हमें कोई नहीं कहता कि ये एफएम नहीं सुनना चाहिए, ये हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, उसकी जो वेवलेंथ है उसकी एनर्जी कम है। एनर्जी कम है मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है मतलब वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है। वेवलेंथ ज्यादा है उसकी। तो हमें बस यही समझना है कि अगर हम इस डायग्राम को मद्देनजर रखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट में अगर जाती हूँ, ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ लेफ्ट टू राइट में जा रही हूँ, तो लैम्डा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। एनर्जी, सॉरी, ई कैपिटल वाला, एनर्जी जो है वो भी डिक्रीज हो रही है। तो एक चीज हमें समझ लेने से तीनों चीजें समझ में आ गई, राइट। अब विजिबल लाइट के बारे में एक बार एक चीज देख लेते हैं यहाँ कि विजिबल लाइट में क्या है। विजिबल लाइट में ये जो है वायलेट वाला, ये आता है, इससे इसके लेफ्ट में क्या है देखिए, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ये एंड को क्या कहते हैं, इस एंड को कहते हैं वायलेट, वायलेट एंड। ये आप नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में, वायलेट एंड, ठीक है, वायलेट एंड। और ये रेड वाला क्या कहेंगे इसको, रेड, रेड एंड कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, इंफ्रारेड का, इंफ्रारेड से पहले वाला जो विजिबल है, जो हमारी नेकेड आईज को दिखता है। यहाँ पे क्या होता है, ये वेवलेंथ को हम मेजर करें नैनोमीटर्स में, ठीक है। एंगस्ट्रॉम भी इसका एक यूनिट होता है, एंगस्ट्रॉम, जो कि ए के ऊपर तरह से होता है। एंगस्ट्रॉम कुछ नहीं होता है, वो दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, उसको हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो जो रेड वाला होता है दैट इज 3800। ये जो इसका जो दायरा होता है वो क्या होता है, वो होता है 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम, 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम, 76 नहीं 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी। विजिबल स्पेक्ट्रम इन दोनों के बीच में आता है। अगर आपसे पूछा जाए इन दो रेज के बीच में आता है तो अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज के बीच में आता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, तो हम बोलेंगे गामा रेज की। गामा रेज के अलावा भी होती है कॉस्मिक रेज वगैरह, ठीक है। तो कॉस्मिक रेज इस डायग्राम में आपके बुक में अभी है नहीं, यहाँ आप ऐड कर सकते हैं कॉस्मिक रेज, ठीक है। कॉस्मिक रेज आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। कॉस्मिक रेज का गामा रेज से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, ज्यादा एनर्जी होती है। पर अगर हम इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की है, सबसे ज्यादा एनर्जी या सबसे ज्यादा हार्मफुल जो है वो गामा रेज है, और सबसे लीस्ट हार्मफुल जो है वो एएम या एएम है, ठीक है। और विजिबल लाइट किसके बीच में आती है,
अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज के बीच में आती है। एनर्जी के लिए क्या इक्वेशन है, एच न्यू, सॉरी बच्चों, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, और C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये दो इक्वेशन के हिसाब से आपको याद रखना है और ये पूरा का पूरा डायग्राम आप इससे समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Now different regions of the spectrum are identified by different names. अब ये थोड़ा सा जान लेते हैं, ये आपके रोजमर्रा से लिंक्ड चीजें हैं। ब्रॉडकास्टिंग में, हीटिंग में, रेडिएशन, ये विजिबल लाइट कैसे कैसे आप देखते हैं, तो इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे है, ठीक है। तो सम एग्जांपल्स आर रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन अराउंड 10⁻⁶ हर्ट्ज, इट इज यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग। माइक्रोवेव रीजन अराउंड 10⁻10 हर्ट्ज, ये हर्ट्ज क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये न्यू है, ठीक है। एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज, ये आ रहा है आगे। एसआई यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी, इसका सिंबल न्यू होता है, इज हर्ट्ज पर सेकेंड, इट्स एस टू द पावर -1, राइट। नाउ रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, इसका 10⁻6 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी पूछी जाए आपसे। माइक्रोवेव रीजन 10⁻10, infrared 10⁻13, ultraviolet 10⁻16. It is components of sun's radiation. It is harmful for our skin. ये स्किन कैंसर वगैरह कॉज करता है अगर इसकी जो मात्रा है वो ज्यादा हो जाए, ठीक है। काफी तरह की स्किन प्रॉब्लम्स ये राइज कर देता है। The small portion of 10⁻15 hertz is called visible light, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। It is only this part which our eyes can see or detect, ठीक है। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट नॉन विजिबल रेडिएशन, यानी ये सारी जो है, इसके लिए ये सारी क्या है, ये सारी नॉन विजिबल रेडिएशंस हैं, राइट राइट, ओके। फोर्थ इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बहुत सारी यूनिट्स यूज होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिप्रेजेंट करने में, जैसे आपने अभी देख लिया, इनके सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये these radiations have characteristics like frequency, wavelength, ठीक है। और the SI unit of frequency is hertz और per second भी बोल सकते हैं। क्यों, ये hertz तो हेनरिच हर्ट्ज के नाम पे रखा गया है, ठीक है, हेनरिच हर्ट्ज के नाम पे ये रखा गया है। बट ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है, it is defined as the number of waves that pass a given point in 1 second, as I have already told you, अभी मैंने बताया था। number of waves that pass a given point in 1 second, आपने सपोज कर लिया 1 सेकेंड में ये होता ही है, ये स्टैंडर्ड ही है। 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ वेव्स पास हुए गिवन पॉइंट से, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, इतना क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, वेवलेंथ शुड हैव द यूनिट्स ऑफ लेंथ, वेव लेंथ है, राइट, लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट है ना, तो wavelength should have the units of length and SI units of length is meter. Now, since electromagnetic radiation consists of different kinds of waves of much smaller wavelength, smaller units are used. जैसे फिगर E में हमने देखा, यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखा दूं, इस फिगर में हम देख रहे हैं, ठीक है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज है, नैनोमीटर्स में है, ये 600 700 ये नैनोमीटर्स है, ये 600 नहीं है, ये 600 into 10⁻⁹ है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिगर E shows various types of electromagnetic radiations which differ from one another in wavelength and frequency, right? So in vacuum, all types of electromagnetic radiations, regardless of wavelength, travel at the same speed. This one, and this is called speed of light and is given by symbol C. So now the frequency N, wavelength L, फ्रीक्वेंसी N नहीं है, ये गलत यहाँ लिखा गया है, ये न्यू आएगा, फ्रीक्वेंसी न्यू, वेवलेंथ L, या वेवलेंथ को आप लैम्डा लिखिए, ठीक है, ये L हटाइए, N हटाइए, एंड वेलोसिटी ऑफ C अगर आप नोटबुक में नोट कर रहे हैं तो देखिए ये करेक्शन कीजिए, यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट C आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन C, अभी बताया था, C is equal to न्यू लैम्डा, सिंपल, speed is equal to frequency into wavelength,
ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, इट इज 10⁸8, राइट, नॉट 108। ओके, 2.997925 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड इज प्रिसाइज वन। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है, हम यही लेते हैं 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्ट पे जो कि इससे ही रिलेटेड है, वेव नंबर। इसका सिंबल क्या होता है, इसके साइड में लिखा है न्यू के ऊपर एक बार होती है। ये क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर सुनने में ही समझ में आ रहा है, इट इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। आपने कोई भी यूनिट ले ली, पर यूनिट लेंथ ले ली, 1 मीटर ले ली या कुछ भी ले ली, आपने एक यूनिट लेंथ ले ली, उसमें जितने भी नंबर ऑफ वेवलेंथ जाएंगे वो वेव नंबर होंगे। ठीक है, इट्स यूनिट आर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ यूनिट, दैट इज पर मीटर। I'll write it again, per meter। इसे छोड़ दीजिए, ये लिखिए आप। However, commonly used unit is centimeter, that is per centimeter। per centimeter which is not a SI unit। आपको पता ही है कि सेंटीमीटर जो है वो SI यूनिट नहीं है, पर क्योंकि स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं आगे, तो हम सेंटीमीटर्स में ही यूज करते हैं इसको। ठीक है, वेव नंबर समझ में आ गया, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। आई होप इतना सबको क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग। सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को, और आपस में पढ़िए, साथ में पढ़िए, सो दैट आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज निकले और आप लोग अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।